सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा का समाधान करने आया हूं। यह जिज्ञासा है कि यह समाज पुरुष प्रधान रहा है, आज भी है, कब तक रहेगा? यह लिंग भेद का प्रश्न है और लिंग भेद से जो समाज में असमानता है उसके ऊपर यह जिज्ञासा है। तो यह समाज पुरुष प्रधान रहा है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि यह समाज पुरुष प्रधान रहा है। किसी एक क्षेत्र में किसी का कुछ विशेषाधिकार हो जाए तो उसको उस क्षेत्र में उस समय तक कोई प्रधानता दिख जाती है, लेकिन ऐसा हर क्षेत्र में नहीं है। और हम किस क्षेत्र को प्रधान मानते हैं? कौन सा क्षेत्र है जिसे हम सबसे प्रमुख मानते हैं? सबसे प्रमुख तो वही क्षेत्र ना होता है जिसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। सबसे प्रमुख क्षेत्र तो वही है। क्या राजनीतिक सत्ता के बगैर मनुष्य जिंदा कभी रहा है, रह सकता है? अगर राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी जाए तो क्या मनुष्य रहेंगे? तो मैं समझता हूं निश्चित रहेंगे। राजनीतिक सत्ता एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के लिए, विकास के लिए एक जरूरी चीज है, परंतु जीने के लिए अनिवार्य चीज नहीं है। एक मनुष्य अकेला भी जंगल में जी सकता है, या 10, 15, 20 मनुष्य जी सकते, एक परिवार जी सकता है। जीने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है उसी को प्रधान मानना चाहिए, और अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है उसी को मुख्य मानना चाहिए। हम लोग का जीवन का ध्येय जीना और जी करके प्रजाति उत्पन्न करना है। बाकी चीज तो बस साइड की चीजें हैं, बाकी चीज तो बस इसी के लिए है। तो जहां तक खाने का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, वहां तो स्त्री प्रमुख है। और जहां उत्पादन करने का अधिकार है, पैदा करने का है, जन्म देने का अधिकार की बात है, तो वहां भी स्त्री प्रमुख है। उसकी ज्यादा बड़ी भूमिका है उसमें। तो किस आधार पर सिर्फ यह कह दिया जाएगा कि यह पुरुष प्रधान है? लोग कमा कमा करके ला रहे हैं धन, पुरुष बाहर से, तो इससे वह प्रधान कैसे हो जाता है? और लाते हैं तो ला करके तो फिर स्त्री को ही देना पड़ जाता है उनको, फिर तो स्त्री के ही हाथ में चला गया। तो वह तो एक मतलब एडवांस नौकर की तरह ही तो हुआ। पुरुष लोग बुरा नहीं माने, लेकिन वह ला ला करके तो औरत को ही तो देता है। इनके सहयोग से ही, पुरुष और स्त्री के सहयोग से ही मनुष्य की प्रजाति चल रही है। दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अगर स्त्री बाहर कमाएगी तो भी उसकी भूमिका कम नहीं होती है और खराब नहीं होती है। अगर पुरुष नहीं कमा पाता है, घर में रहता है, तो भी उसकी भूमिका कम या खराब नहीं होती। प्रकृति ने पुरुष को शारीरिक रूप से सबल बनाया है
लेकिन भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से तो स्त्रियां ही ज़्यादा सबल सिद्ध होती हैं। तो किसी को एक चीज़ की सबलता दी है, किसी को दूसरी चीज़ की सबलता दी है। तो यह कैसे कहा जाएगा कि शारीरिक जो रूप से जो बलवान है तो वही बलवान है, वही प्रधान है। शारीरिक रूप से, क्योंकि स्त्री पुरुष को तो एक दूसरे से लड़ने के लिए तो बनाया नहीं गया है कि दोनों एक दूसरे से लड़ करके और उसके बाद एक दूसरे को मार सकें, इसके लिए तो बनाया नहीं गया। वह तो दोनों के कॉपरेशन के लिए है। और विभिन्न प्रकार के बल होते हैं। शारीरिक बल में भी अलग अलग बल हैं। बोलने का बल अलग है, सुनने का बल अलग है, देखने का बल अलग है, हाथ का बल अलग है, पैर का बल अलग है, कमर का बल अलग है। पुरुष की कमर में वो ताकत नहीं होती जो महिला की कमर में ताकत होती है। पुरुष जितने रंगों को जितना देखता है, महिला उसे दुगनी सफाई से और चमक के साथ रंग को देखती है। तो पुरुष की आंख तो कमजोर है, वो रंग का उतना अच्छा कलर आइडेंटिफिकेशन क्षमता जो है वो तो उसकी आधी है। इसीलिए तो पुरुष जो है वह कभी अच्छा फैशन में नहीं वो कर पाता, वो रंगों की पहचान उतनी सही नहीं कर सकता, क्योंकि अमूमन बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। सब सोचते हैं कि मैं हरा देख रहा हूं तो स्त्री भी ऐसे ही हरा देख रही होगी। नहीं, स्त्री जैसे हरा पुरुष देखते हैं उससे दुगनी चमक की हरा देखती है, क्योंकि देखने की जो बात है उसके जो जीन हैं वो एक्स क्रोमोसोम में होते हैं रंग को देखने का, और महिला के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, पुरुष के पास 1 एक्स क्रोमोसोम है। तो फिर यहां पर बल कहां गया, यहां प्रधानता कहां गई? तो अब कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष का जो दिमाग है बड़ा है महिला का दिमाग का वॉल्यूम ठीक है, छोटा, वजन उसका कम है, लेकिन उसका सर्किट ज्यादा फास्ट है। सर्किट फास्ट होने से वो ज्यादा तेज गति से सोच सकती है और एक साथ कई चीज सोच सकती है। इसीलिए महिला एक साथ कई काम कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। तो कई कई चीजों में पुरुषों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपने शरीर को बचाए रखने के लिए। यानी जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा वहां पुरुष का दम घुटने लगेगा, महिला वहां सरवाइव कर सकती है, वहां अपने को बचा सकती है। यानी कम ऑक्सीजन में जीने की क्षमता उसमें है, पुरुष में नहीं है। पुरुष का दम तुरंत फूलने लगेगा, सांस उखड़ जाएगी और बहुत जल्दी मर जाएगा। तो विपरीत परिस्थितियों में जीने की क्षमता पुरुष से ज्यादा महिला में है। तो उसको कैसे कमजोर या प्रधान नहीं कहा जाएगा भाई। अब समाज में भूमिका की बात है तो समाज में कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं जो वे नहीं कर सकती हैं? सब काम तो कर सकती हैं, कर ही रही है। तो प्रधानता तो मैंने नहीं देखी, कुछ लोगों को दिखती होगी, इसलिए देखते होंगे कि हाँ ये लोग राजा रहे हैं। जब शारीरिक बल का बहुत महत्व था तो थे, क्योंकि पुरुष में नकारात्मक शक्ति कुछ ज्यादा हो जाती है, अत्याचार करने की शक्ति बढ़ जाती है बल होने के कारण। और जब आदमी
अपने तर्कों पर कमजोर पड़ता है जब, तो उस शारीरिक बल पर उतर सकता है वह। तो शारीरिक बल पर उतर करके क्या, शारीरिक बल का सहयोग करने के लिए, अत्याचार के लिए थोड़ी है। इसका मतलब मैं यह नहीं कहना चाहता कि महिला कहीं दोषी नहीं होती है और उसे दंड नहीं दिया जा सकता है, वैसा मैं नहीं कहना चाह रहा। मैं ये लिंगानुपात से जो गुणात्मक जो भेद है उसकी बात में चर्चा कर रहा हूं। तो मैं यहाँ यही पर बताना चाह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही जिए हैं, और पहले भी कभी भी महिलाओं का स्थान नीचे नहीं था। वो भी पढ़ लिख करके विदुषी हो सकती थी, पुरुष भी विद्वान हो सकता था, वे भी ग्रंथ लिख सकती थी, पुरुष भी ग्रंथ लिख सकता था। अब कोई सोचे कि ग्रंथ लिखना ज्यादा बड़ी बात है, तो नहीं, ग्रंथ को रचना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उससे ज्यादा बड़ी बात है एक जीवंत रचना करना, और वह महिला करती है। जीवंत किसी चीज को रच देना यह ज्यादा बड़ी बात होती है। ग्रंथ तो एक निर्जीव चीज है, आ जाए पट पट करके खत्म, वह कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। साक्षात जो जीवित चीज है उसकी रचना, इसीलिए तो वो उसमें संतुष्ट रहती है। पुरुष कितने भी ग्रंथ लिख ले संतुष्ट नहीं रह पाता, महिला उसमें से संतुष्ट हो जाती है बच्चे को पाल करके। तो प्रधानता कहाँ है? जो बच्चा आगे प्रधान प्रधान कहता है उसको वही जन्माती है, वही पालती है, उसको बड़ा करती है। अब कोई किसी के एहसान को नहीं माने, एहसान फरामोश हो जाए, दुत्कार दे, तो उससे वो बड़ा थोड़ी हो जाता है, प्रधान थोड़ी हो जाता है। जिसने मुझे पाल पोस करके बहुत बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, फिर जिसने ऐसा कर दिया और उसके प्रति मैं अपशब्द बोलूं और मेरे पास शरीर का बल ज्यादा हो गया, वो बुढ़ी हो गई तो मैं उसे 2 लाख दे दूं, तो मैं बड़ा थोड़ी हो गया, प्रधान थोड़ी हो गया, मैं तो कमीना हो गया। तो मैं नहीं मानता कि इसी प्रधानता रही है। कुछ जो हैं, जो पश्चिम देश के तथाकथित, यहाँ भारत के भी मनुष्य कभी नहीं कहे, यहाँ स्त्रियों की सदैव जो है कदर रही है, स्त्रियों को पूजनीय माना गया है। भारत के मनुष्यों ने कभी भी स्त्री को नीचा नहीं माना और कमजोर नहीं माना, बल्कि उसे कहा कि स्त्री तो शक्ति है, उसे शक्ति स्वरूपा माना। जितने भी देवी देवता है इनकी शक्ति तो आदि शक्ति से है, और आदि शक्ति को स्त्री शक्ति माना गया, उनकी आराधना की गई। शिव और शक्ति को एक स्वरूप माना गया, तो कम कहीं नहीं माना गया। शिव शक्ति एक 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 युग्म, एक शब्द है या एक युग्मक है। तो ऐसा तो कहीं प्रधानता तो नहीं दिखती है यहाँ भारत में, सनातन धर्म में। और विश्व में पुरुषों ने कुछ अत्याचार महिलाओं पर किया, अत्याचार भारत में भी कुछ हुए, मैं यह नहीं कहता कि नहीं हुए। भाई जिसका शारीरिक का बल है वो कर देता है, आज भी कर रहा है, आगे भी कुछ कर देगा। तो शारीरिक बल हो करके अगर कोई अत्याचार करते तो उसकी प्रधानता तो उसको नहीं कहा जा सकता ना, उसको नीचता तो कहा जा सकता है, उसको जुल्म तो कहा जा सकता है, प्रधानता नहीं कहा जा सकता, उसका रोल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो रोल मॉडल नहीं है, वह तो एक विकृति है। विकृति को प्राथमिक प्रधान है ऐसा नहीं कह सकता। तो पश्चिमी देशों में वो वुमेन लिबरेशन की बात करने वाले इस तरह की बात करने लगे। भाई वुमेन लिबरेशन क्या है? वो मान रहे हैं कि वो वुमेन लिबरेटेड नहीं है, तभी वुमेन लिबरेशन की बात कर रहे हैं। अरे वो लिबरेटेड है भाई, उसको अब क्या लिबरेशन करना? उसको नंगा कर देने को लिबरेशन कहते हैं क्या? कि औरत को हम नंगा कर दिए तो वो लिबरेट हो गई? और जो औरत अपने को ही नंगा कर रही है वो अपने को लिबरेट मानती है? वो तो स्वयं अपने ऊपर फिर अत्याचार करने लगी, जुल्म करने लगी। और पुरुष का ये एक और जुल्म होगा जब वो कहेगा कि भाई ये, तो उससे वो प्रधान नहीं हो जाएगा, बल्कि और नीचे गिर गया, पतन हो गया, वो पशु से भी नीचे उतर गया। पशु तो दूसरे को तो नंगा नहीं करता है,
दूसरे को जलील तो नहीं करता है। तो यहाँ दूसरे को जलील करना और इस तरह से जलील करना कि वो खुद भी अपने को जलील करने लगे और उसी में सोचने लगे कि मैं बहुत उपलब्धि हासिल कर ली, तो ऐसा तो नहीं है। स्त्रियों की आजादी के नाम पर स्त्रियों को स्त्रियों से ही जुल्म कराया जा रहा है। उन्हें एक वस्तु बना दिया गया और वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियां खुद प्रस्तुत कर रही हैं, खुद शिकार हो जा रही हैं। और ऐसे कुछ कुंठित पुरुष हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी पुरुष जाति को ब्लेम नहीं किया जा रहा हो, मैं नहीं कर रहा हूं। पुरुषों में कुछ ही ऐसे कुंठित लोग हैं जो हाइपर सेक्सुअल हैं, ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं, जिन्हें अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं है, जो सोचते हैं कि सब औरतें इसी तरह से नंगी हो जाएंगी तो हम लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, हम लोग उसको भोगेंगे। ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसी स्त्रियां उनकी गुलाम हो जा रही है, उनकी बात मान रही हैं और सोच रही है लिबरेशन है और अपने देह को नुमाइश कर रही, दिखा रही है। अब उसके आधार पर उनकी कमाई का जरिया भी बना दिया गया है। भाई सिनेमा है, सर्कस है, वहां पर नंगापन दिखाया जा रहा है, टीवी सीरियल है, और उनके पास दिखाने को क्या रह जाता है इस तरह से लिबरेशन की बात करने वाले के लिए कह रहा हूं। ये और क्या दिखाते हैं, कौन सी कला है, सिर्फ शरीर ही तो दिखाते हैं। किसी भी हीरोइन का देखिए उठा करके तो वे क्या दिखाती हैं, उनका अभिनय 4% है, बाकी सब जो है शरीर का प्रदर्शन है। तो यह वुमेन लिबरेशन नहीं है। तो उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि हम जो हैं बॉन्डेड हैं, अब हमें लिबरेट होना है। आप जैसे हैं, आपके शरीर का ढांचा जैविक ढांचा जैसा है और जैसी प्रकृति आप है आपकी, आप जैसे प्रकृति ने आपको बनाया है, जिस चीज के लिए बनाया है उसके अनुरूप जिस तरह के वस्त्र हो सकते हैं, मौसम के अनुसार जैसे वस्त्र हो सकते हैं, आपके लिए जो कंफर्टेबल हो सकते हैं उसको आप पहनते हैं, ठीक है। आप अपना कद्र खुद कीजिए, आप अपने स्वयं को नहीं गिराइए। और आपका शोषण कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद न चाहें। और यदि कोई करता है तो फिर वह प्रधान नहीं कहा जाएगा, फिर वह बलात्कारी, अत्याचारी, बदमाश को कहा जाएगा, उसको बदमाश की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर 1-4 बदमाश हो गए तो उसको पूरे पुरुष को हम गंदा नहीं कह सकते। पुरुषों में 2-4 ऐसे बदमाश गंदे होंगे, पूरे पुरुष समाज को नहीं कह सकते। पुरुष समाज यह नहीं कहता कि हम लोग पुरुष प्रधान हैं, ये महिलाएं कह सकते हैं। वे ही कह रही हैं कि भाई ये पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान कुछ नहीं है। पुरुषों की क्या संख्या ज्यादा है क्या? संख्या के भी मामले में देखें तो पुरुष और स्त्री की संख्या कमोबेश एक जैसी ही है। और जहां पर स्त्रियों का जो एबॉर्शन होता है, स्त्रियों के साथ अत्याचार होता है, स्त्रियों को मारा जाता है, उसमें स्त्रियों का ज्यादा बड़ा हाथ होता है पुरुष से। अगर स्त्रियां अपने आप पर उतारू हो जाए तो पुरुष की मजाल नहीं है कि किसी जो लड़की जन्मी नहीं है या जो जन्म गई है उसको कोई मार दे, उसका कोई वध कर दे, ऐसा संभव नहीं। बिना स्त्रियों के सहयोग के ये हो ही नहीं सकता। तो स्त्रियां इसमें सहयोग बंद कर दें। नवजात लड़कियों को मारने में तो किसी के घर के पुरुष की हिम्मत नहीं है कि वो कह देगा कि नहीं, हम जो है तुम नहीं चाहोगे तब भी मारेंगे। फिर उसका स्थान जेल में होगा और उसे फांसी होगी। लेकिन स्त्रियों का जब सहयोग रहता है तो पुरुष अपना उसमें हाथ बटा देता है। तो भाई कहा जाता है कि भाई उसे मार दिया, लड़की भी तो मार दिया, ये पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान होने की वजह से नहीं, आप महिलाओं की जो इसमें भूमिका रही है उसको मारने में, उसकी वजह से ऐसा हुआ। इस बात को समझ लेना चाहिए। वहां डॉक्टर के यहाँ जो जाते हैं लिंग टेस्ट कराने के लिए कि गर्भ में जो बच्चा है वो स्त्री है पुरुष है, तो क्या पुरुष क्या जबरदस्ती कट्टा सटा करके ले जाता है महिलाओं को, या औरतें खुद चली जाती हैं लिंग टेस्ट कराने के लिए कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है?
डॉक्टर के यहाँ खुद टेस्ट कराने चली जाती है, गर्भपात कराने खुद चली जाती है। क्यों जाती हैं? महिलाओं को अपनी शक्ति का प्रदर्शन और जरूरत पड़ने पर अपने शक्ति का उपयोग तो करना ही चाहिए। अत्याचार, और यह तो एक मानव की पार्श्विक प्रवृत्ति है, ये स्त्री हो या पुरुष, ये दोनों में होता है कि लोग चाहते हैं कि मैं जो चाहूं वो कर दूं। इसमें क्या स्त्री और क्या पुरुष, आप उसमें भूमिका मत निभाइए, आप साथ मत दीजिए। पुरुष चाह रहा है वैसा मत कीजिए। आज के समय में भी कानून बने हुए हैं, पहले भी कानून बने थे। स्त्रियों के सहयोग और असहयोग की बात है। कोई कहेगा पुरुष मार देगा, मार तो स्त्रियां भी सकती है। पुरुष सो रहा है, सबको जहर देके मार दे, ऐसे स्त्रियां मार सकती हैं जहर देके। सोते हुए आदमी को ऊपर पेट्रोल छिड़के जलाया जा सकता है ना आसानी से। विष से मारा जाता है, करंट से मारा जाता है, मारने के हजारों उपाय होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ की ताकत से ही मारा जाता है गला घोट के, ऐसा तो नहीं होता है कि तलवार से ही मारना है कि गोली चला करके ही मारना है, ऐसा तो नहीं है। मारने के हजारों उपाय होते हैं। कमजोर अलग आइडिया से मारेगा, बुद्धि से तो लोग मारते हैं, गेम खेलते हैं। तो मैं कमजोर भी नहीं मानता और इस क्षमता को भी नहीं मानता कि पुरुष मार सकता है, नहीं। स्त्रियों की इसमें भूमिका रही है, उन्हें अपनी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए कि अपने शोषण में हम लोग की भी भूमिका रही है। और इस कारण से ही ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुषों ने जुल्म किया स्त्रियों पर। अगर सारी स्त्रियां से चाह दे तो ऐसा संभव नहीं है। कितना भी पुरुष गर्म हो, बिस्तर पर आ जाता है रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ। तो वह तो बहुत कमजोर होता है, मजबूत दिखता है, बहुत कमजोर होता है, क्योंकि वह अपने वेग को काबू में नहीं रख सकता। और जो अपने वेग को काबू में नहीं रख सकता उसी को कमजोर कहा जाता है। महिलाएं अपने यौन वेग को काबू में रख सकती हैं, पुरुष नहीं रख पाता है, तो कमजोर कौन हुआ? और जो कमजोर हुआ वही हारेगा। हाँ, यदि कोई और लालच हो तो बात दूसरी है, तो उसमें पुरुष क्या करेगा? आप अपने लालच से वशीभूत होकर के फिर पुरुष की इच्छा के आगे झुक जाएं, नाजायज इच्छा के आगे। इच्छा के आगे तो भाई स्त्री है तो पुरुष और स्त्री पुरुष का संबंध तो बनेगा ही। लेकिन अगर ये नाजायज इच्छा, स्त्री को लग रहा है कि ये नाजायज इच्छा है, तो आपकी भी कुछ नाजायज इच्छा होगी जिसके कारण जो है आप वहां झुक रही है। तो अपनी भी नाजायज इच्छा को देखना चाहिए कि हमारी नाजायज इच्छा क्या हो रही है। यदि आपकी नाजायज इच्छा नहीं है तो आप अडिग हैं, तो कोई नहीं कुछ कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो मैं यह मानता हूं कि वास्तविक जो है, अब यहाँ जो कहीं पर ऐसा जिक्र अगर शास्त्र में आया है प्रधान का, पुरुष का, तो एक चीज समझ लें, शास्त्र में पुरुष का जो प्रयोग किया गया है वह ईश्वर के लिए किया गया है। पुरुष शब्द को अगर सांख्य दर्शन देखेंगे तो जो परम तत्व है उसको पुरुष कहा गया है। उपनिषदों में भी देखेंगे तो पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है, गीता में भी कहा गया है। तो ईश्वर को पुरुष शब्द से संबोधित किया गया, परंतु उसको उस अर्थ में प्रधान माना गया, ईश्वर को प्रधान माना गया, उस अर्थ में प्रधानता कही गई है, न कि यह जो नर पुरुष नर है इसके लिए नहीं कहा गया है। मनुष्यों में जो नर है उसके लिए वहां पर पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं है, वह ईश्वर के लिए प्रयोग है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है।
तो पुरुष जो है वो चेतना जगत है, और प्रकृति जो है यह प्राकृत जगत है, पदार्थ जगत है, और जड़ इसको माना गया है, जिसके अंतर्भूत जो है पुरुष होता है, चेतना होती है। तो वहां पर कहा गया है कि पुरुष प्रधान है। क्यों? क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य वहां तक पहुंचना है, चेतनागत अवस्था में जाना है। उस अर्थ में वहां प्रधानता की कहीं कहीं पर बात आपको मिल सकती है, लेकिन इस मनुष्य नर के अर्थ में नहीं। यहां पर इसकी कोई प्रधानता नहीं है। तो जो कपिल मुनि ने पुरुष की बात की है, या वैदिक ऋषियों ने बात की है, या भगवान कृष्ण ने गीता में बात की है, तो उस पुरुष का अर्थ मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और यह जो मनुष्य का जो नर है, यह नर और मादा, तो इसके अर्थ में पुरुष का प्रयोग नहीं है। तो इसमें इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे विचारों से अवगत हो गए होंगे, और यदि कहीं पर कुछ आपत्ति है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। ओम।